जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एचटेट एग्ज़ाम के लिए। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन के बारे में, जो कि अपने आप में वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आकलन और मूल्यांकन, यानी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आकलन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। आकलन यानी असेसमेंट, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। जैसे अगर आपको किसी को आपको यानी आप किसी को अच्छा लगे, यानी आपको या कोई अच्छा लगा, उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हो वही जानकारी क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कब चलने वाली प्रक्रिया है, तो टीचिंग जब लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी शिक्षण कार्य जब होता है, तो यह हमेशा चलता रहता है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है, यानी आकलन से क्या कर सकते हो, जो चीज़ें पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसको और अधिक जो है कर सकते हो। जैसे अगर कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई कर रहे हो, और बीच में अगर समझ में ना आए, तो उसमें अगर टीचर जानकारी कर रहा है कि इतना बच्चे समझ में आया कि नहीं, तो अगर आपने कहा ठीक है, तो कुछ वो प्रश्न पूछ लेगा। अगर आप उसका उत्तर दे दिए तो ठीक है, और अगर नहीं दे पाए तो वह कुछ ना कुछ और आपको क्या करेगा, पढ़ाएगा और बढ़िया से समझाएगा। तो कहीं ना कहीं नॉलेज को क्या होगा, इम्प्रूव होगा। यह आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ये भी जो है क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, यानी यह एक पहली क्या है, सीरीज है। कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसे समझाना चाहिए। इसी में अगर बच्चे से पूछा गया और बच्चे आंसर नहीं दे पाए, यानी उनके आंसर में कन्फ्यूजन दिखा, या फिर उनको समझ में प्रश्न नहीं आया, तो टीचर जो है क्लास में ही पूछ लेगा। अगर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, यानी बच्चे के समझ में नहीं आया है, और बच्चे के समझ में अगर नहीं आया है, तो टीचर क्या करता है, उसको समझाने का फिर से प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है, आकलन। यानी आकलन क्या है, टीचिंग लर्निंग के दौरान जो है प्रश्न पूछना, जानकारी इकट्ठा करना कि बालक के समझ में आया कि नहीं, यही क्या कहलाता है, आकलन। आकलन दो प्रकार से होता है, एक रचनात्मक आकलन होता है और एक योगात्मक आकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकलन कितने प्रकार से, दो, एक रचनात्मक आकलन और एक योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। यानी जैसे अगर क्लासेस चल रही है, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर बच्चे से तुरंत प्रश्न पूछ लिया जाए और बच्चे प्रश्न का उत्तर तुरंत दे, गलत या सही, तो यही क्या है, रचनात्मक आकलन है। अगर हम जो है अभी जैसे ऑनलाइन अगर क्लासेस ले रहा हूँ, तो उधर से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं तुरंत आंसर दे दूंगा, तो यही क्या है, रचनात्मक आकलन है। यानी कि पढ़ाई के दौरान होने वाला आकलन कैसा होता है, रचनात्मक आकलन होता है। और यह पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर प्रश्न में बच्चा पढ़ रहा और तुरंत कन्फ्यूजन है, तो टीचर से पूछ लेगा और टीचर तुरंत समझा देगा, तो कहीं ना कहीं सबको फायदा हो जाएगा। तो ये इसलिए यह जो है शिक्षण कार्य में रचनात्मक आकलन वेरी इंपॉर्टेंट आकलन होता है। और जो होता है योगात्मक आकलन, यानी समेटिव असेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं, यह साल के अंत में होता है। कब होता है, साल के अंत में। जैसे छमाही परीक्षा हो गया, तिमाही परीक्षा हो गया, वार्षिक परीक्षा हो गया, तो ये जो पेपर है, परीक्षा है, ये कौन सा परीक्षा कहलाते हैं, योगात्मक आकलन कहलाते हैं, या फिर समेटिव असेसमेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। अगर पूछेगा प्रश्न में कि
3 महीने का जो पेपर होता है कैसा आकलन होता है तो योगात्मक आकलन। 6 महीने का जो पेपर होता है वह कौन सा आकलन होता है तो योगात्मक आकलन। साल भर में जो पेपर होता है वह कौन सा आकलन होता है तो योगात्मक आकलन। और योगात्मक आकलन जो है नकारात्मक भी होता है, क्योंकि अगर साल भर पढ़ाई किए हो और बोर्ड के पेपर में फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा लॉस होता है। पूरा साल क्या होता है, लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा साल आपका खराब निकला कि नहीं। अगर पूरा साल खराब निकला, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निगेटिव टैगवर्ड के रूप में रखा जाता है। और सबसे बढ़िया अगर आकलन पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। यानी प्रश्न शिक्षण कार्य जब हो रहा हो तभी जो प्रश्न पूछा जाता है वही क्या है, रचनात्मक आकलन है। और इसी में अगर पूछ लिया जाएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो और भी तरीके से समझा दिया जाएगा। लेकिन मैं अभी पढ़ा के जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, फिर जब मैं देखूंगा तब कमेंट लूँगा, तो यह कौन सा आकलन हो जाएगा, समेटिव आकलन। लेकिन ऐसे ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हो, तुरंत प्रश्न पूछोगे तुरंत आंसर मैं दूंगा, ये क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक और योगात्मक समझ में आया होगा। एक होता असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको क्या कहा जाता है, समेटिव असेसमेंट, यानी सीखने का आकलन। और एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी सीखने के लिए आकलन। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सेल्फ असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन। इन तीनों को जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं हम इन तीनों के बारे में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट, यानी हम पढ़ा के चले गए, उसके बाद आप सभी लोग पढ़ो या कमेंट करो, वही क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी सीखने का आकलन। मैंने पढ़ा के चला गया और उसके बाद आप पढ़ रहे हो, अब उसमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उससे कोई मतलब, तो यानी पढ़ा के अगर मैं चला गया, वह पढ़ने वाला, वह पढ़ाई क्या कहलाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर आप मैं जो है, जैसे नहीं होता आपस में, अगर बच्चे, कई लोग बच्चे मिल करके आपस में कहते हैं कि लो मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछो, तो यह क्या हो जाएगा, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी खुद पढ़ो और दोस्त यार से कहो पूछ लो, यही क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग। और मैं मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ रहे हो और तुरंत जो है पूछ रहे हो, ये सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो यह होता है सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है कि बावर्ची खाना बना रहा है और उसमें नमक टेस्ट कर रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आकलन आएगा, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा। यानी वह जो क्या कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा कि कैसा है। आगे मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, तो किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति के दोष का जो विवेचन किया जाता है, यानी उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके आधार पर अगर निर्णय किया जाता है तो यही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यानी मूल्यांकन कैसा होता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। एक इसमें वर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसका हिंदी में कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है। सिंपल सी बात है, 1986 में CCE प्रारंभ किया गया था और CCE के तहत आप कोई भी चीज़ पढ़ाते रहिए, उसी में बीच बीच में आपको प्रश्न पूछते रहना, यानी रचनात्मक आकलन करते रहना है, ताकि ये समझ में आ जाए कि बच्चे जो है पढ़ाने पर कितना समझ रहे हैं और कहाँ पर दिक्कत हो रही है।
अगर बच्चे समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो उसको दोबारा समझाया जाएगा। यही जो है CCE का मतलब है, ताकि जल्दी से जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। बात वही है कि अगर पढ़ा दिए हो और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे विषय से बताया जाए, दूसरे विषय से पढ़ाया जाए, तो चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। आगे एक होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, यानी SBA। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें टीचर क्या करता है, बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं का बेहतर बनाता है। जैसे प्रश्न, अब टीचर खुद ही बच्चों को तैयार करता है कि बच्चे जो है, जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है, यानी इसमें बच्चे खुद ही तेज हो जाएं। एक होता है गत्यात्मक मूल्यांकन, यानी डायनामिक असेसमेंट। यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे से प्रश्न पूछ लिया, अगर बच्चे नहीं बता पाए या गलत बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे ये पता चलता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, यानी ये त्रुटि कहाँ है, तो उसको समझ करके उसमें और सुधार किया जाता है। यही मूल्यांकन क्या कहलाता है, गत्यात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, HTET में पूछा गया है कई बार, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, यानी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। जैसे एग्जाम में आता है बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी वनडे एग्जाम देंगे उसमें सब में क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न को जब आप आंसर देते हैं तो उसको एग्जामिनर समझ जाता है आपकी क्षमता क्या है, आप किस दिशा की ओर सोच रहे हैं, आपकी सोच कैसी है। यानी आपको चारों ऑप्शन नहीं सही पता है, अगर आप गलत आंसर देते हैं यानी चारों ऑप्शन का मान आपको नहीं पता है, ऐसा एग्जामिनर जान जाता है। यानी एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन का वो जांच करता है। तो मूल्यांकन वैधता क्या है, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। आगे है विश्वसनीयता, क्या है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होता है तो मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। जैसे जो बहुविकल्पी वाला प्रश्न होता है उसका उत्तर हमेशा एक ही होगा, तो ये यानी बहुविकल्पी वाले प्रश्न में विश्वसनीयता पूरा होता है। जैसे अगर भारत की राजधानी पूछ ले तो दिल्ली होगा और कहीं नहीं होगा, तो इसमें विश्वसनीयता है कि नहीं, पूरा विश्वसनीयता है। तो प्रश्न पूछा जाता है इनमें से बताइए जो है विश्वसनीयता किसमें पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न और विस्तार प्रश्न, क्या नाम है जो हम लोग लिखते हैं लेख, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन बनाता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। और इनमें क्या गुण पाया जाता है, व्यवहारिकता पाया जाता है। अब व्यवहारिकता क्या होता है, यानी प्रैक्टिकलिटी, मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। यानी जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न, उसको आसानी से ऐसे नहीं बना देना है, उसको चौतरफा देखना है कि इस प्रश्न में ऑप्शन कैसे रखना है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये सभी के बारे में गहन अध्ययन करके तब कोई क्वेश्चन बनाया जाता है, यानी उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, यानी जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो, उसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठता होता है। जैसे अगर किसी के लिए व्याख्या कर दी जाए, यानी दिल्ली की जो है व्याख्या करो, तो इसमें कई सारे पॉइंट लिख सकते हो और इसमें हर बंदा हर प्रकार से पॉइंट लिखेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है टीचर अपने पक्ष ले सकता है
किसी को ज़्यादा नंबर दे सकता, किसी को कम। लेकिन जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न होते हैं, अगर पूछ लिया भारत की राजधानी कहाँ है तो दिल्ली है, उसका केवल आंसर दिल्ली ही रहेगा। यानी दिल्ली के अलावा और भी कोई आंसर लगाते हो तो वह क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो वस्तुनिष्ठता का गुण किस में पाया जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में। एक होता है व्यापकता। व्यापकता क्या होता है, यानी इनमें सारे गुणों का मापन होता है। जैसे बहुविकल्पी के कितने जो ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे और चारों ऑप्शन में खास बातें रहेगी। अगर गलत आप प्रश्न आंसर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो, यानी आपको चारों प्रश्न नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं व्यापकता है कि नहीं इसके अंदर। तो इसका पूरा बढ़िया आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। यानी बहुविकल्पी प्रश्न में व्यापकता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, व्यवहारिकता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है और वैधता पाया जाता है। तो सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही। ये सेशन जो है एचटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो का। किसके बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है एचटेट के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो से एक प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। बच्चों को पढ़ाना है यानी टीचर लाइन में जाना है तो सीडीपी साइकोलॉजी की बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए ये पोर्टफोलियो भी आप सभी को जानकारी होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, यह एक ऐसे डायरी होता है जिसमें बच्चों का सब कुछ इसमें रखा जाता है। और जो टीचर होते हैं वो बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में जानकारी होना चाहिए। और बच्चों की जानकारी किस में रखा जाता है, पोर्टफोलियो में। तो कहीं ना कहीं ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। यानी पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार की क्या है, फाइल है, जिसमें किसी बच्चे का एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बच्चों के निश्चित समय के कामों का संग्रह किस में किया जाता है, तो पोर्टफोलियो में किया जाता है। और पोर्टफोलियो क्या है, एक फाइल की तरह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियों, यानी बच्चा साल भर में या 6 महीने में या 3 महीना में क्या सीखा है, इसमें क्या अच्छे गुण हैं, क्या इसमें खराब गुण हैं, इस बदमाशी कहाँ करता है, यह किस प्रकार का बच्चा है, किस समाज में से बिलोंग करता है, ये सभी किस में रखा जाता है, तो पोर्टफोलियो में। यानी इसकी उपलब्धि कैसी है, यानी पढ़ने में ठीक है या नहीं है, इसकी जो प्रगति यानी सीखने की क्षमता है वह कैसी है, इसमें इस बच्चे में क्या कमी पाया जा रहा है, इन सभी जो किस में रखे जाते हैं, तो पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। यानी पोर्टफोलियो में अगर जैसे अब किसी एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा जब अगली क्लास में जाता है तो यही पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है, अगले क्लास में दे दिया जाता है। यानी ये लो, इस बच्चे की पोर्टफोलियो है, यानी इस बच्चे का सारा गुण इसमें लिखा गया है। अब हम आपको देते हैं, अब इसको आप पढ़िए और अपने अनुसार इसको और बच्चे को आगे बढ़ाइए। और पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, यानी वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सीखने में कैसा है, कैसे इसका दिमाग है। पारिवारिक, यानी वो किस परिवार से है, किस समाज से बिलोंग करता है। शैक्षणिक, यानी उसकी जो सीखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने का जो लगाव है, ये इसमें भर रखा होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक, यानी वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई में संस्कृति, समाज, परिवार सब मायने रखता है। और किस समाज से है, ये सब जानकारी इस पोर्टफोलियो में होती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है और उसको शिक्षण कार्य, यानी जो उसको सिखाना है, पढ़ाना है, उसमें भी आसानी होती है। और बच्चा कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, ये भी चीज़ें पोर्टफोलियो से पता चलता है। आगे
एक इसी का दूसरा भाई होता है रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड। इसमें रिकॉर्ड दो प्रकार से होते हैं, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है और एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे के अंदर स्किल्स कौन सी है, बच्चे के कि में कौन से एटीट्यूड है, यानी यह किस की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, इसमें खेती करना अच्छा है, बातचीत करना अच्छा है, मैथ में अच्छा है, यानी ये जो स्किल्स उसकी दिखाई उसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है। बिहेवियर यानी इसके अपने यार दोस्तों के साथ कैसा इसका व्यवहार है, टीचर के साथ कैसा व्यवहार है, परिवार के साथ कैसा व्यवहार है, समाज के साथ कैसा व्यवहार, ये सब किस में रखे जाते हैं, रिकॉर्ड में, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लासरूम से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, यानी बच्चे की एकेडमिक कैसी है, अटेंडेंस कैसी है, यानी बच्चा डेली आता है कि एक हफ्ता में एक दिन आता है, कि एक महीने में 4 दिन आता है, कि एक हफ्ता में पूरे दिन आता है, कभी कभी छुट्टी करता है। तो ये जो वाले जो एकेडमिक यानी कितना पढ़ने में कैसा है, परसेंटेज इसका कैसा है, एक इसमें रखा जाता है तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में। और बच्चा क्या अचीवमेंट किया है, यानी कैसा कार्य किया है, क्या सफलता पाया है, ये सब किस में है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है एचटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। और इस सेशन में हम सारे शिक्षण विधियों को कवर करेंगे। इसके बाद आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी टीचिंग मेथड्स। तो एक बार इसको लास्ट तक ज़रूर देखें एचटेट एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, पहले ही इससे अच्छा देख ले, क्योंकि कंटेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं शिक्षण की विधियाँ। पहली विधि है समस्या समाधान विधि, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही इंट दिया होता है। जो पहली विधि है समस्या समाधान विधि, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो, एच टेट हो, सी टेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें ये जो ज़रूर देखने को मिलता है। तो समस्या से समाधान विधि में क्या होता है, जो बच्चे को कोई समस्या दी जाती है और बच्चा खुद से ही सीख मतलब उसका समाधान खोजता है, और इसके जो स्टेप दिए गए हैं इस स्टेप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यानी केवीएस में भी पूछा गया, दिल्ली का जो टीचर का एग्जाम हुआ टीजीटी उसमें भी पूछे गए थे। तो शिक्षण की विधियाँ जो समस्या समाधान विधि है इसके कितने स्टेप हैं, तो 5 स्टेप हैं। पहला क्या है, जैसे समस्या को चुनना। दूसरा क्या है, समस्या के कारण। तीसरा क्या है, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। चौथा क्या है, समस्या का समाधान। और 5वां क्या है, समाधान का व्यवहारिक प्रयोग। अब इसको समझिए, जैसे आप सभी के पास एचटेट एग्जाम की प्रॉब्लम आई है, यानी एचटेट एग्जाम को कैसे पास किया जाए, कैसे इसमें सफलता पाया जाए। अब इसके लिए आपने यूट्यूब पर सर्च मारा कौन सा वीडियो सीडीपी का अच्छा है, कौन से टीचर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा जाए, कंटेंट कौन सा है। तो जब ये समस्या आई तो कहीं ना कहीं समस्या को आपने चुन लिया, यानी एचटेट एग्जाम को क्रैक करना है। अब समस्या के कारण को जानना चाहा आपने कि इसमें समस्या का कारण क्या है, यानी सीडीपी पढ़ना है, पेडागोजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, उसमें भी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब को हमने समस्या को जाना। फिर समस्या से संबंधित इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, यानी उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको देखा कि यूट्यूब पर सर्च मारा, हाँ किसका वीडियो जो है सीडीपी का अच्छा है, पेडागोजी का वीडियो किसका अच्छा है, यानी आपने समस्या को
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस पर जो काम करना स्टार्ट किया, और तभी हम मिल गए। कौन मिल गया? हमारा यूट्यूब चैनल यानी विजय एकेडमी मिल गया। और इसमें आपने देखा, अरे वाह, CDP तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है, पेडागोजी बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है, और यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो आपने इसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और इस पर काम किया। इसके बाद जब इसको आपने पढ़ा और अगर एग्ज़ाम को दे लेंगे, यानी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी टेस्ट मारते होंगे तो टेस्ट मारने में कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलता होगा, यानी समस्या का समाधान हो गया। अब इसको जो अपने व्यवहार में ले लेंगे, यानी अब जब स्टेट का एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को आप पढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो को आपने टेस्ट मारा तो क्वेश्चन सारे सही हो रहे थे, आपने इस पर विश्वास कर लिया। अब इसको देख करके जो है इसका व्यवहारिक में प्रयोग करना, यानी आप जो है इस वीडियो को देखकर स्टेट का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे। यही क्या है? व्यवहारिक प्रयोग है। आगे दूसरी विधि देखते हैं, आगमन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, यानी इंडक्टिव मेथड। यह विधि सीधे अनुभव पर आधारित होती है। जितने पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को आपको एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है। आगमन विधि में किस पर आधारित होती है? अनुभव पर आधारित होती हैं, उदाहरण पर आधारित होते हैं, प्रयोग पर आधारित होता है। यानी अनुभव के आधार पर उदाहरण से समझाते हुए प्रयोग करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आगमन विधि है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हो तो किस विधि के अंतर्गत है? तो आगमन विधि। अगर पहले बड़ी चीज़ें बता रहे हो फिर छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे आपने पहले आम दिखा दिया फिर उसके गुण के बारे में जा रहे हो, तो ये किस विधि के अंतर्गत? आगमन विधि। ये जो सारे पॉइंट लिखे हो इस पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले विशिष्ट चीज़ें बताई जाएगी फिर सामान्य चीज़ें बताई जाएगी। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रयोग पहले प्रयोग फिर नियम, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आगमन विधि के अंतर्गत। पहले ज्ञात चीज़ें पढ़ाते हैं उसके बाद अज्ञात चीज़ें पढ़ाते हैं, यानी पहले आम दिखा देंगे फिर आम की क्वालिटी के बारे में पढ़ाएंगे। तो किसका उदाहरण है? आगमन विधि का। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त चीज़ें दिखाएंगे कि ये देखो चंदा मामा है, फिर चंदा मामा के बारे में पढ़ाएंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी पहले प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाएंगे फिर जो है उसके प्रमाण की बातें करेंगे। तीसरी विधि है निगमन विधि। आगमन विधि का ठीक विपरीत विधि कौन सा होता है? निगमन विधि। और एक चीज़ हम बता दें, निगमन विधि और आगमन विधि दोनों विधि के जनक हैं कौन? अरस्तु महोदय। कौन है? अरस्तु महोदय। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक नंबर जो यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आगमन विधि का विपरीत विधि कौन सा है? निगमन विधि। या इंडक्टिव मेथड का जो है विपरीत कौन सा है? तो डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, जबकि उसमें किसका दिया जाता था? उदाहरणों का। इसके पश्चात उदाहरण देकर उनके नियमों को समझाया जाता है, यानी पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण दिया जाएगा। और यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि वह विधि होती है जिसमें शिक्षक की पूरी बातें चलती हैं, यानी शिक्षक आएगा पढ़ा के चला जाएगा, आपको समझ में आए या ना आए। और इस विधि में पहले प्रमाण चीज़ें बताई जाएगी फिर प्रत्यक्ष की ओर जाया जाएगा। और निगमन विधि में पहले सूक्ष्म चीज़ें पढ़ाई जाएगी फिर स्थूल की ओर जाया जाएगा। पहले सामान्य चीज़ें बताई जाएगी फिर विशिष्ट की ओर जाया जाएगा। पहले अज्ञात चीज़ें पढ़ाई जाएगी फिर ज्ञात की ओर चलेंगे। पहले नियम बताया जाएगा फिर आगे जो है उदाहरण दिया जाएगा। तो ये किसके एग्जाम में, यानी ये किसके अंतर्गत आता है? निगमन विधि के। आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि। ये तो हमने अभी सबसे पहले ही देखा था कि बच्चों को कोई समस्या दे दी जाएगी और बच्चे को एक हिंट दे दिया जाएगा, बच्चा खुद ही उसका समाधान करके ले आएगा। जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट दी जाती है ठीक वैसे ही। और अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। इसके जो जनक हैं किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। और यह विधि अनुभव केंद्रित
होती है। अब जैसे बच्चों को अगर प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वह अपने अनुभव से उसके उदाहरण ढूंढेगा, उसका सोल्यूशन करेगा। तो यह कैसी विधि है? अनुभव केंद्रित है, यानी पॉजिटिव टैगवर्ड के भी अंदर लेंगे इसको। यह विधि बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। अब बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो जाएगा समाज में, खोजेगा, ढूंढेगा, एक दूसरे मित्र से पूछेगा, तो कहीं ना कहीं समाज का क्या होगा? निर्माण होगा। यह सामाजिक जो है करण पर बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, बच्चा अपने मन से करेगा, कोई दबाव नहीं, एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, और यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसमें जो बच्चा है वह अपने हिसाब से करेगा, उसका मर्जी, जो मन करे वो प्रश्न लिखे। तो यह क्या है? वास्तविकता पर आधारित होती है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है? इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे, अब इसका एक उदाहरण समझिए। जैसे हम लोग मातृभाषा यानी हिंदी, हम तो हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी को सीखे नहीं हैं, बल्कि ऐसे वातावरण में थे जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो हम अपने आप हिंदी को क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। उसको जो है कोई हमें पढ़ाया नहीं, बल्कि वह अपने आप से अंदर समाहित कर लिए। यही होती है प्रत्यक्ष विधि, यानी बिना व्याकरण के, बिना टीचर के, बिना गुरु के जो कुछ भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं वही क्या है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रश्न पूछा जाता है मातृभाषा किस विधि के अंतर्गत आएगा? तो प्रत्यक्ष विधि के। अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे अगर कोई हिंदी भाषी बालक है, उसको अंग्रेजों के पास छोड़ दिया जाए तो वह अंग्रेजी अपने आप सीख जाएगा, तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी भी हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष विधि उसी को कहा जाता है जिसको कुछ भी सिखाना हो वो उसको उसी में छोड़ दिया जाए, वह अपने आप उसी में सीख लेगा। जैसे रेलवे स्टेशन के पास जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, रेलवे के यहाँ सब लोग आते हैं, कोई इंग्लिश बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सब, तो कहीं ना कहीं उसको सारी भाषा क्या हो जाती है? पता हो जाती। क्यों? प्रत्यक्ष विधि के कारण। आगे देखते हैं विश्लेषण विधि। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्लेषण विधि में क्या होता है? कोई समस्या बड़ा सा होगा, लेकिन उस समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उस समस्या का सॉल्यूशन करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण विधि कहलाता है। और एक होता है संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का विपरीत विधि कौन सा होता है? संश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि में क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उस पार्ट को इकट्ठे एक बड़ा सा पार्ट में समझा देना, यही क्या है? संश्लेषण विधि है। यानी विश्लेषण में जो है अलग करते हैं, लेकिन संश्लेषण में सारे को एक में कर देते हैं। अगली विधि है अनुकरण विधि, यानी सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। अब जैसे कोई छोटा बालक होगा, उसको अगर आप गाली देंगे वो गाली देगा, उसको आप प्यार से बोलेंगे वो प्यार से बोलेगा, उसको एक तमाचा मारेंगे वो भी एक तमाचा मारेगा। यानी उसको जो करेंगे वही काम बालक भी करता है। तो अनुकरण मतलब समझ गए, जो मैं कर रहा हूँ वही दोबारा उसी को वो देख करके रिपीट करे, वही क्या है? अनुकरण है। तो बच्चों को जो है, अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं बोल पा रहा है, उसका अच्छा चाल चलन नहीं है, तो उसको जो है किसी अच्छे व्यक्ति के पास कर दिया जाए, या फिर उसको जो है ऐसे बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यही क्या है? अनुकरण विधि है, यानी अनुकरण करके सीखना। अगली विधि है व्याख्यान विधि, जो कि निगेटिव मेथड यानी शिक्षक केंद्रित विधि है। यही प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि। इस विधि में टीचर आता है, लेक्चर दे के चला जाएगा, समझा के चला जाएगा, बच्चा केवल चुपचाप सुनेगा और सुनने के बाद टीचर चला जाएगा। अब बच्चे को समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक आता है, लेक्चर दे के चला जाता है। यह कैसी विधि होती है? तो जो है शिक्षक केंद्रित विधि होती है। और इस विधि में पूछा जाता है कौन सक्रिय होता है? तो टीचर होता है, जबकि बालक क्या होते हैं? निष्क्रिय। जबकि पढ़ना किसे है? बालक को। इसलिए इस विधि को क्या माना जाता है? निगेटिव विधि भी मानी जाती है। आगे क्या है? खंडीकरण। खंडीकरण क्या होता है? यानी चनकिंग। इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे
मोबाइल नंबर के 10 अंकों को 3 या 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना। यानी कोई बड़ा सा अगर प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में देकर याद कराया जाए, यही क्या है, खंडीकरण है। तो आज के सेशन में हमने सारे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधि से उन सारे को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम समाजीकरण के ऊपर बातें करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है एचटेट के एग्ज़ाम में तो ज़रूर देखने को प्रश्न बने जो है मिलेंगे। तो यहाँ से एक नंबर जो है, कम से कम एक नंबर इस छोटे से टॉपिक से आप सभी लोग एचटेट में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद PYQ हल करेंगे, अगर समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखते हैं समाजीकरण के बारे में, क्योंकि एचटेट के एग्ज़ाम के डेट जो है पड़ चुकी है 31 जुलाई को, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। अब समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, यह क्या होता है। तो समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। यानी समाजीकरण कब तक चलती है, पूरे जीवन भर चलती है। और समाजीकरण क्या, कहाँ से बच्चे सीखते हैं, तो समाज से ही सीखते हैं। समाजीकरण क्या है, यानी समाज के अनुरूप अपनों आप को ढाल लेना ही क्या है, समाजीकरण है। और समाज में जो मान्य व्यवहार उसको अपनाना, जो अमान्य व्यवहार उसको नकारना, और समाज जिस समाज में रह रहे उसके अनुरूप हो, तो यही आपका क्या है, समाजीकरण हो गया है। और कहीं ना कहीं यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। जैसे अगर शादी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हो कि बीवी टॉर्चर करती है हस्बैंड को, कभी कभी हस्बैंड बीवी को टॉर्चर करता है। और अगर शादी हो गई है तो उसको डायरेक्ट ही देखोगे, प्रूफ करके देखोगे कि हाँ वाइफ जो है परेशान करती है, हस्बैंड भी कभी कभी वाइफ को परेशान करता है। तो ये प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। अब एक ही बात ये जान लीजिए कि समाज में अगर शादी हो गई तो उस लड़की के साथ रहो, घूमो फिरो, टहलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो उस लड़की के साथ अगर बात भी करते दिख गए तो कहीं ना कहीं मामला क्या है, गड़बड़ है। आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। समाजीकरण इकाइयों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। बच्चे के समाजीकरण मुख्यतः दो तरह की एजेंसी काम करती है। कौन कौन सी, एक सक्रिय एजेंसी और एक निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी, यहाँ ये जो अभी दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ यहीं से आप सभी को एक नंबर देखने को मिलेगा। सक्रिय एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी में क्या होते हैं, इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी अगर बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव जो डाले वह किस जो है एजेंसी के अंदर आएगा, तो सक्रिय एजेंसी के। जैसे परिवार हो गया, अब परिवार का सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। दोस्त हो गया, अब दोस्त का यही न कहा गया संगत का असर पड़ता है, यानी जिस प्रकार दोस्त रहेगा उसी प्रकार वह बालक हो जाएगा। पड़ोसी यानी पड़ोस में जैसा उसका पड़ोसन हो, पड़ोसी हो, उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा। जो उसके रिश्तेदार हों उनका पूरा असर पड़ता है। जो स्वास्थ्य हो यानी उसका स्वास्थ्य स्वस्थ है तो उसका असर अलग रहेगा, अस्वस्थ है तो उसका प्रभाव अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। क्लब हो गया, स्कूल हो गया, ये सब किस एजेंसी के तहत आते हैं, तो सक्रिय एजेंसी। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, निम्न में से बताओ सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो परिवार हो गया, दोस्त हो गया, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, ये सभी बच्चों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी एजेंसी होती है निष्क्रिय एजेंसी यानी पैसिव एजेंसी। इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन थोड़ी रोज बच्चे जाता है, नहीं जाता है, तो पुलिस स्टेशन का कोई प्रभाव बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, लेकिन सीधा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डरता है अगर हम गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो कहीं ना कहीं असर तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है।
सार्वजनिक पुस्तकालय, वो भी असर नहीं डालता। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? निष्क्रिय एजेंसी के। अब देखते हैं जो है समाजीकरण की इकाइयाँ यानी एजेंसी। समाजीकरण की इकाइयाँ कितने होती हैं? 2। एक होती है परिवार यानी फैमिली, और फैमिली में अगर देखेंगे तो मम्मी, यानी समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है? जो परिवार से होता है। और ये भी है, अगर पूछ लिया पहला टीचर कौन होता है परिवार में भी, पहला कौन टीचर? तो मम्मी। और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पहली इकाई है? तो परिवार, और परिवार में भी कहेगा तो मम्मी। और स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, यह जो है सेकेंडरी एजेंसी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक एजेंसी कौन है? सक्रिय, और जो है सेकेंडरी एजेंसी कौन है? तो प्राथमिक एजेंसी में कौन आते हैं? परिवार, जबकि जो सेकेंडरी में कौन आते हैं? स्कूल, टीचर, गेम, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। यहाँ से आप सभी को 1 नंबर जो देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा ही लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये 2 से 3 या 5 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन यहाँ से आप सभी को एचटेट के एग्जाम में 1 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है जरूर आएगा। आप सभी लोग टीचर बनने जा रहे हो, और टीचर बनने में किसको पढ़ाना है? बच्चों को। और बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को समझना जरूरी है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जरूरी है। और बच्चों को समझने के लिए परिवार की, समाज की, वंशानुक्रम की समझना, जो परिवार को समझना जरूरी है, और परिवार को समझने के लिए वंशानुक्रम समझना जरूरी है। तो ये हर प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको डिटेल से। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट यानी वातावरण। हेरिडिटी क्या होता है? यानी जब आनुवांशिक यानी जीन्स गुण, अब पहले इसमें बातें सुन लीजिए, जो हमें अपने दादा परदादा यानी पूर्वजे से जो गुण प्राप्त होते हैं उसी को आनुवांशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। और एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा कि वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी वंशानुक्रम का गुण किस में दिखता है? आँख हो गया, नाक हो गया, रंग हो गया, चिंतन हो गया, लंबाई, बुद्धि आदि, ये सभी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ याद रखना आप सभी लोग कि आँख का, नाक, रंग, चिंतन, और उसमें भी सबसे अधिक जो है आँख, क्योंकि आँख से जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता पर। और ये कि जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं और उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। किसी किसी का देखेंगे आँख एकदम एक फेमस हो गई थी मोनालिसा, जिसकी आंखें भूरी भूरी थी। तो आंखों का जो भूरा रंग है ये कहीं ना कहीं उसके वंशानुक्रम से उसे प्राप्त है। अब किसी किसी के जो मम्मी पापा विद्वान होते हैं तो बच्चे भी विद्वान हो जाते हैं। किसी किसी के जो मम्मी पापा अब गोरे एकदम होते हैं तो बच्चा भी गोरा होता है, काला तो होगा नहीं, और काला हुआ तो कहीं ना कहीं मिक्सचर हो गया। तो ये चीज़ें रहती है। तो आँख, कान, नाक, रंग, ये सभी जो है किस पर डिसाइड होते हैं? वंशानुक्रम का। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुड़ जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। अब वो इन्वायरमेंट क्या होता है? इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल। जैसे अगर एक बच्चा जो है शिक्षित समाज का है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा शिक्षित होगा, और एक बच्चा वही अशिक्षित समाज का तो कहीं ना कहीं अशिक्षित होगा। तो यानी उसका जैसा वातावरण रहेगा बच्चा उस प्रकार रहेगा। अब जैसे जो भीख मांगने या छोटे बिरादरी के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से रहते हैं, और जो बड़े लड़के के बच्चे हैं, IAS PCS के बच्चे हैं, यानी अच्छे संगत में रहते हैं, तो उनकी संगत कैसी होती है? उनके जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं वातावरण भी प्रभाव डालता है। तो एक जो बराबर डिबेट होता है कि वंशानुक्रम महान है या वातावरण। तो दोनों में जो है यानी
विकास में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रश्न पूछेगा विकास बराबर क्या होता है, तो आनुवांशिकता गुणे वातावरण, यानी दोनों में से अगर कोई एक को हटा दोगे तो विकास संभव नहीं है। यानी विकास के लिए जो है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों चाहिए। इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, यानी किस समाज से है, किस संस्कृति से है, कहाँ कौन से स्थान से है, ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्यावरण यानी जो है कहलाते हैं, वातावरण कहलाता है। आगे, और मानव के विकास में दोनों महत्वपूर्ण योगदान है, यानी किसी एक के बिना विकास जो है संभव नहीं है। यानी मानव विकास के लिए दोनों जरूरी हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। अब कोई अनुवांशिक स्वच्छ जो बच्चा पैदा हुआ, अब उसको हम कर दिए जो है बस्ती वाले एरिया में जहाँ कूड़ा कचरा मतलब दुर्गंध वगैरह सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वैसा हो जाएगा। और वहीं एक बच्चा ले लीजिए बस्ती वाला जो दुर्गंध युक्त में था, लेकिन उसको एक अच्छे माहौल में दे देंगे तो बच्चा का कैसा माहौल हो जाएगा, अच्छा माहौल हो जाएगा। इसीलिए विकास जो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है विकास बराबर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब अगर जो है लड़का है तो XY गुणसूत्र पाया जाएगा और लड़की है तो XX गुणसूत्र पाई जाती है। और अगर कहेगा लिंग निर्धारण किस पर होता है, तो पुरुष पर होता है, यानी पापा पर होता है, क्योंकि जो पापा होते हैं उनके गुणसूत्र XY होते हैं और जो मम्मी होते हैं उनके गुणसूत्र XX होते हैं। और हमारे शरीर में जो है दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक X और एक Y। और वहीं जो है कितने पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े पाए जाते हैं। और इसी में से अगर एक को अधिक या कम हो गया तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो है अपाहिज या पोलियो या कोई ना कोई जो है रोग से ग्रस्त हो जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। पहला सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, यानी विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। यानी अगर जिसके मम्मी पापा तेज दिमाग वाले हैं लेकिन उनका पुत्र जो है बकलोल पैदा हो गया, यानी कम बुद्धि वाला पैदा हो गया, तो यही क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। यानी जिसके मम्मी पापा तो बहुत विद्वान थे लेकिन लड़का कैसा पैदा हो गया, जो है बकलोल, कमजोर, कम बुद्धि वाला, तो यही क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। एक है गाल्टन का सिद्धांत। इसके अनुसार जब बच्चे गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। अब जैसे किसी के मम्मी पापा बड़े विद्वान थे लेकिन उनके दादा परदादा बकलोल थे, पागल थे, तो बच्चा कैसा पैदा हो गया, बकलोल जो है पागल पैदा हो गया। तो यही क्या है, गाल्टन का सिद्धांत है। और अगर मम्मी पापा पागल, बच्चे भी पागल, तो ये तुम्हारा जो है प्रत्यागमन का जो है प्रत्यागमन का नहीं, प्रत्यागमन में नहीं होगा। प्रत्यागमन में मम्मी पापा तेज हो लेकिन बच्चा कैसा हो, पागल हो, तो यहाँ प्रत्यागमन होगा। और गाल्टन में क्या है, यानी कोई बच्चा है उसमें जो गुण आया वह अपने दादा दादी या नाना नानी से प्राप्त हो गया, तो एक वाला गुण क्या कहलाता है, गाल्टन का सिद्धांत। एक है बीजमैन का सिद्धांत। ये क्या है, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। यानी बीजमैन महोदय ने क्या बताया कि जो भी आनुवांशिक गुण होते हैं वह कभी खत्म नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या होते हैं, प्रवाहित होते चले जाते हैं। एक महोदय थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन, तो एक पारसी थे, पारसी नहीं, एक जो है क्या उसको कहते हैं, बाबा, यानी पंडित ब्राह्मण थे। अब हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं और ईसाइयों में पादरी होते हैं, तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे यह क्या थे, एक पादरी थे। हम लोगों में अगर कोई बाबा बनता है तो बचपने से बन जाएगा छोटा बच्चा, जबकि ईसाइयों में जो बाबा बनते हैं वो कम से कम PhD रहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक जो है पादरी थे और जिन्होंने जो है आनुवांशिकता के जनक की खोज की, यानी आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के दानों पर।
और इन्होंने बताया कि जो है आनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी की पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार यानी RTE 2009 के बारे में। उससे पहले एक और वीडियो छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, लैंगिक जो है यानी जेंडर के बारे में, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी सेशन बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर इस सेशन यानी ये जो छोटा सा टॉपिक है यहाँ से आप सभी को 1 नंबर HTET में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर RTE 2009 को डिटेल से देखते हुए चलेंगे। जेंडर क्या होता है? तो यह एक सामाजिक संरचना है। 1 नंबर यही पूछा जाता है कि जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। जैसे अब कहा नहीं जाता ये लड़का है ये लड़की है, लड़की को लड़की जो लड़के के साथ ना घूम सकती है और लड़का ना लड़की के साथ। यानी ये जो किसने दिया है? समाज ने दिया है। अगर लड़की के साथ कोई घूमते दिख गया तो समाज इसको बुरा मानती है, तो फलानों का लड़का गड़बड़ है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर यानी लिंग यानी जेंडर है, ये किसकी देन है? समाज की देन है। लेकिन जो लिंग है वो नेचुरल है। तो जेंडर कैसा है? यह एक सामाजिक संरचना है। अब जैसे लड़की के लिए कहा जाता है गेम खेलेगी, गाना गाएगी, ब्यूटिशियन यानी ब्यूटी पार्लर खोलेगी, जबकि लड़कों के लिए कार चलाएगा, बाइक चलाएगा, जो नौकरी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज में एक प्रचलित है, इसी को क्या कहा जाता है? जेंडर। और यह किसकी देन है? तो समाज की। एक आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखना, जेंडर बाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। जेंडर बाइस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। अब जैसे नहीं कहा जाता है लड़की है तो हल्का गेम खेलेगी, लड़का है तो मजबूत वाला गेम खेलेगा, लड़की है तो खो खो खेलेगी, लड़का है तो कबड्डी खेलेगा, लड़की है तो जो है लूडो खेलेगी, लड़का है तो जो है बैट खेलेगा, लड़की है तो गाना गाएगी, लड़का है तो जो है क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, लड़की है तो एकदम नरम है, लड़का है तो कड़ा है यानी मजबूत है, लड़की है तो घर में ही रखना है, लड़का है तो इसको बाहर विदेश आना जाना सब जगह रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं यही क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी जहाँ भी आपको दिक्कत यानी जेंडर यानी डिफरेंस वाली, यानी लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता, तुरंत ही यह किससे संबंधित है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से यानी जेंडर बाइस से संबंधित है। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, लड़की जो है गाना गाए, लड़की गाना गाती है गाएगी और लड़का जो क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसी अगर बातें यानी जहाँ दोनों में जो है विभेद वाली बात आ जाए, वहाँ सीधे क्या टिक लगा देना है? लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। नहीं, सब लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, अब इस चीज़ को बंद कर दो, लेडीज फर्स्ट। तो यानी वह कैसे संबंध जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से वो ग्रस्त हैं। समझ गए होंगे। अब देखते हैं और इसमें और एक चीज़ जानिए कि एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, अंतर नहीं करना चाहिए। हालांकि अंतर सब लोग करते हैं, करना पड़ता है। अगर अंतर ना किया जाए तो अब यही मैटर देख ही रहे हो, कभी लड़की किसी को मरवा दे रही, कभी किसी को मरवा दे रही है। अब सोचिए, यानी किसी को इनको इतना जो है सेंस नहीं है कि अगर समाज मुझे आगे बढ़ने को दे रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा दर्पण दिखाऊं। ऐसा नहीं करना है। तो कभी कभी ऐसा फील आता है जो पहले था वही ठीक था, लेकिन टीचर होने के नाते आपको किसी में भेद नहीं करना है। एक होता है जो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। जो चीज़ें तथ्य पहले से चलती आ रही हैं उसी को मानना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे महिला है तो घर का काम करेगी, पुरुष है तो
बाहर का काम करेगा, महिला है तो घर में रहेगी, पुरुष है तो बाहर रहेगा, महिला है तो नहीं पढ़ेगी, जबकि पुरुष है तो पढ़ने देना है। ये सब चीज़ें क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता कहा जाता, लैंगिक रूढ़िवादिता है। आशा है लैंगिक पूर्वाग्रह ये भी समझ गए होंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह में मान लिया जाता कि ये लड़का कर सकता है और ये लड़की नहीं कर सकती। और रूढ़िवादिता में यानी लड़का बैट खेलेगा, लड़की गाना गाएगी, ये क्या है तो लैंगिक रूढ़िवादिता है। अब आगे मेन टॉपिक पर आते हैं, शिक्षा का अधिकार यानी RTE 2009। इसमें हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो RTE 2009 है यह किसके तहत लाया गया था, तो अगर देखेंगे तो एक पॉलिटी में आर्टिकल है 45, क्या है आर्टिकल 45 है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को जो सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेगी। तो आर्टिकल 85 के तहत ही वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया और जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब सभी को पता होगा आर्टिकल जो 21 है मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता और कोई अपनी मर्जी या किसी के दबाव से उसको छोड़ भी नहीं सकता है। तो अगर पूछेगा किस आर्टिकल से निकला है तो आर्टिकल 45 से, और वर्तमान में किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 21A में, और किस आर्टिकल किसके तहत किया गया था तो 86वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा किया गया था। आगे इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट याद रखना कि पूरे देश में कब से लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से। RTE का पूरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये RTE का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये डेट तो जरूर याद रखना, चाहे KVS हो, PGT हो, TGT हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, टेट हो, CTET हो, सभी में डेट पूछे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं एक धारा है 12। धारा 12 में क्या है, RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने % सीटें जो है गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी तो 25%। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो 25% आरक्षण है वो किसके तहत तो RTE के धारा 12 के तहत। आगे देखते हैं धारा 13 के तहत जो है प्रति व्यक्ति फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। अब जो स्कूल होते हैं उसको फीस लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो फीस इसलिए लेता है ताकि जो है वह व्यवस्था के नाम पे लेता है, ना कि शिक्षा के नाम पर। यानी आर्टिकल 13 के तहत क्या कहा गया है, धारा 13 के ये RTE का धारा चल रहा है कि अगर आप जो है प्रति व्यक्ति फीस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 10 गुना। धारा 14 में क्या कहा गया है, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कोई बालक होगा कहे हमें पढ़ना है और आप टीचर हो बोल दिए हमें प्रमाण पत्र चाहिए, तो बच्चा बोला मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हो, एडमिशन तो आपको देना पड़ेगा। आगे धारा 15, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। अब तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, आप जो है ग्रेजुएशन BSc में पढ़ रहे हैं या BA में या कॉमर्स, चाहे जब आइए एडमिशन करा के चले जाइए खाली पेपर से पहले। तो धारा 15 में क्या कहा गया है, जो शैक्षणिक वर्ष जब प्रारंभ हो गया यानी जुलाई में, तभी आपका एडमिशन जो है हो जाना चाहिए। धारा 16 किससे संबंधित है, तो स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। एक इसमें धारा 16। धारा 17 किससे है, तो बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना इसमें मना किया गया। यानी टीचर जो है बच्चों को ना दंड दे सकता ना प्रताड़ित कर सकता है। पहले क्या होता था, बहुत पहले
जो बड़मनी के टीचर, जो बड़मनी लोग होते थे वही टीचर बनते थे, और वह जो छोटे बिरादरी के जो टीचर आते हैं उसको इतना मारते थे, इतना मारते थे कि आप सोच नहीं सकते हो। वो ज़बरदस्ती बेचारा पढ़ने नहीं आता था स्कूल, उसका मन रहता था पढ़ने का, लेकिन उसको इतना पीट दिया जाता था, इसीलिए तो कभी कभी खून खौल जाता है। शिक्षा सबके लिए है, अशिक्षित बनो, अशिक्षित जो नहीं रहेगा उसको सबसे पीछे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उसको इतना पीटा जाता था कि उस शिक्षा ही बेचारा लेता नहीं था, छोड़ देता था क्लास। और जबकि ये सब चाल थी उन बड़े लोगों की कि छोटे लोगों को मत पढ़ाओ, जबकि सभी को पढ़ना चाहिए। एक बार ज़िंदगी में मैं तो कहता हूँ आईएएस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, उससे समझ विकसित हो जाती है। आगे उसके बाद देखते हैं धारा 24। धारा 24 में क्या दिया गया है? शिक्षक के कर्तव्य की बातें की गई है, यानी शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होंगे। जैसे ये पूरा फुल ड्रेस में आए पान और ना खाए, यानी इसको गलत कोई लत ना हो, ये सब किस में बातें की गई? धारा 24 में। और एक है धारा 27, ये आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 3 काम छोड़ करके जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। बाकी जो है टीचर को और कहीं लगा नहीं सकते। अब इस समय स्कूल बहुत सारे बंद हो रहे हैं। समझो ये बहुत अजीब सी कहानी चल रही, घटना। कितने लोग बेचारे तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहते थे। शुरू में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी थे, ये सब वो लोगों ने बच्चों को प्रभावित किया स्कूल में आने के लिए। यही बीजेपी सरकार आई तो सबको बाहर कर रही है, भैया बाहर हो जाओ, स्कूल बंद कर रहे हैं। अरे जब तुम हर चीज़ सुधार सकते हो तो शिक्षा को क्यों नहीं सुधार सकते? लेकिन ये अंग्रेजों जैसे चाल चलते ना, कोई भी अंग्रेज चाल चलते उसका असर 100 साल बाद दिखाई देता है। कहीं ना कहीं 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स था, वह मुस्लिमों को ऐसा धोया ऐसा धोया कि मुस्लिम का कोई राजनीति नेता ही नहीं बचा, केवल धार्मिक गुरु बचे। ऐसे ही इस समय किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है। तो इस चीज़ को सभी लोग संभल जाओ और जो विद्यालय में अपना प्रवेश दिलाने लगो, ताकि उस स्कूल को बंद ना किया जाए। आगे आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर वहीं जो है उच्च प्राथमिक कक्षा में कहे तो 35:1 का अनुपात होना चाहिए। और अगर कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो कितना अनुपात होना चाहिए? 40:1। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी यानी छोटा जो है प्राथमिक विद्यालय में कहेगा तो अनुपात यानी 30 बच्चों पर 1 टीचर, और वहीं उच्च पर 35 बच्चों पर 1 टीचर, और वहीं 200 से अधिक छात्र हैं तो 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर। आगे यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक जो होना अनिवार्य है। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने न्यूनतम घंटे कार्य होना चाहिए? 45 घंटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने और न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए? 800 घंटे या फिर 200 दिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? 1000 घंटे और 220 दिन। छोटे में कहेगा तो 800 घंटे या 200 दिन, और उच्च क्लास में कहेगा तो 1000 घंटे 220 दिन। आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक। यानी कक्षा 8 तक बालक को अपना जो है फेल कर सकते हो, ना स्कूल से निकाल सकते हो। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यालय हैं वह घर से कितनी दूरी पर अधिकतम होने चाहिए? तो 1 किलोमीटर पर। यानी बच्चा जो है कि घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर। आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। एसएमसी के तहत जो है यानी एसएमसी का फुल फॉर्म भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और इसके अनुसार अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक।
आगे, इस अधिनियम के अनुसार विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व कौन सी समिति के तहत होता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के तहत। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था किसके अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अपने आप में ही वेरी इंपॉर्टेंट समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सभी बालक एक साथ पढ़ते हों। लड़का, लड़की, विकलांग, अच्छा, तेज बालक, न्यूनतम बालक, मध्यम बालक, सभी लोग एक क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, एक जगह पढ़ाई कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। आरटी का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसी हो गई? तो अधिक समजाति हो गई। यानी अगर कक्षा 5 में जाओगे तो सभी बालक एक ही उम्र के लगेंगे, कक्षा 8 में जाओगे उसमें भी सभी बालक एक ही उम्र यानी एक ही उम्र के रहेंगे। यानी कोई बालक अगर 13 साल का तो सभी बालक लमसम 13-14 इसी के आसपास रहेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके लागू होने के बाद जो है कक्षा कक्ष अधिक समजाति हो गई आय के अनुसार? तो आरटीई 2009 के अनुसार। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष? देखो, अगर कहेगा वैसे सिंपल बच्चे को 6 से 14 साल, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, 6 से 14। लेकिन अगर कहेगा कि विकलांग बच्चा हो तब कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष तक। जो आज के सेशन में जो है आरटी 2009 को कंप्लीट होता है इसमें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपकी एक लाइक जो हमारे मोटिवेशन का काम करती है, जो आप सभी के लिए एक अच्छा चीज़ और ढूंढने में मदद करती है, क्योंकि मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है। आप मोटिवेट नहीं है तो हम करेंगे, और हम मोटिवेट नहीं है तो आप करेंगे। आप कैसे करेंगे? एक लाइक दबाकर। और हम कैसे करेंगे? अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करके। तो आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के बारे में, जिन्होंने एक सिद्धांत दिए थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, जो एचटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बता दें, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सभी में ये जो है स्किनर महोदय पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इस सेशन को। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बीएफ स्किनर जो है कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के निवासी थे। और अमेरिका में जो है प्रोफेसर, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? तो स्किनर महोदय। आगे, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिए। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर किसने दिया है? तो बीएफ स्किनर महोदय। इसीलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। आगे, बीएफ स्किनर ने यह प्रयोग किस पर करके दिए थे? तो चूहे पर प्रयोग किए थे। ये भी जो पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें प्रयोग किए थे चूहे में, जो बॉक्स में, उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? अब स्किनर महोदय ने किया था तो स्किनर बॉक्स कहा जाता है। अब इन्होंने एक बॉक्सा लिया था और इस बक्से में एक भूखे चूहे को बंद कर दिए और बाहर खाना रख दिए थे यहाँ से लगा करके। अब चूहा भूख के कारण उछल कूद कर रहा था, यानी प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का। अचानक उसका पैर इस पर पड़ गया, जो है ये टिफिन पर, और खाना उसे मिल गया। अब वो खाना खा लिया। फिर जब उसे भूख लगा
फिर वह उछल कूद करने लगा, फिर अचानक पैर उसका इस पे पड़ गया लीवर पर, फिर खाना आ गया। तो ऐसे जब 2-3 दिन किया तो उसको समझ में आ गया कि जो है इसी पर पैर रखने से जो है खाना मिल जाता है। तो फिर उसको जब भी भूख लगता था वो उस लीवर को दबा देता था, तो उस वह जो खाना को क्या कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। इसी चीज़ को देख करके स्किनर महोदय ने क्या दिया, इस जो है एक सिद्धांत दिया। और इन्होंने बहुत सारे जीवों पर प्रयोग किए हैं, कबूतर पर प्रयोग किए हैं, चूहों पर प्रयोग किए हैं, और उन सभी में सबसे फेमस कबूतर और चूहे का है। अब ये चूहा हमेशा क्रिया कुछ ना कुछ करता रहता था और उसे जब इस पर पड़ता था तो खाना मिल जाता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आगे इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है यानी रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। अब जैसे चूहा पहले मेहनत करता था, अचानक पैर पड़ जाता था, फिर खाना मिल जाता था। अब जब खाना मिल जाता था तो खुश हो जाता था। फिर यही चीज़ तो यानी पहले वो उसको क्या मिला, अनुक्रिया में किया, पहले उद्दीपन मिला फिर अनुक्रिया हुई। नहीं, यहाँ पे क्या है, पहले अनुक्रिया होती फिर बाद में उद्दीपन मिलता है। यानी चूहा पहले कार्य किया, इधर उधर उछला कूदा, फिर पैर लगा, फिर खाना मिला। तो कहीं ना कहीं पहले क्या हुआ, अनुक्रिया हुई, फिर उद्दीपन हुआ। और जैसे जैसे उसे खाना मिलता गया वैसे वैसे अनुक्रिया करने लगा और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई। पहले बहुत दौड़ता था, अचानक मिला, फिर कुछ दौड़ा अचानक मिल गया, फिर एकदम थोड़ी सी दौड़ा मिल गया भोजन, फिर खाली टच किया मिल गया, फिर उसे जब खाना जो भूख लगती थी ऐसे टच कर देता था, उसे खाना मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं वह जो है अनुक्रिया करता था, उसे भोजन मिलता था और उद्दीपन मिलता था। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, अगर चूहे को भोजन नहीं मिलता तो क्या वो दोबारा उसको टीपता, नहीं टीपता। तो कहीं ना कहीं जो पुनर्बलन होता है वह अनुक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे अब ऐसे ही बच्चों को जो है कम से कम जो चीज़ वो करें उसमें कुछ ना कुछ उसको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए। आगे पुनर्बलन क्या होता है, यानी रेनफोर्समेंट क्या होता है, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। जैसे गांव में बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे, काम कराने के लिए टॉफ़ी दे दिया जाता, बेटा काम करो, टॉफ़ी खा लो, मतलब काम करो तुम्हें टॉफ़ी दूंगा। तो लड़का बहुत आराम से काम कर देता है और बहुत तेज़ी से काम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा तो वही पुनर्बलन का काम करता है, उद्दीपक का काम करता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल व मोबाइल देना, जैसे नहीं किसी किसी बच्चे को जो है पेरेंट्स पास होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पुनर्बलन मिलता है। आगे पुनर्बलन 2 प्रकार के होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। पुनर्बलन कितने प्रकार के, 2। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बल जैसे भोजन, अब प्यास लगी तो पानी पियोगे, खाना जो है खाना खाओगे, भूख लगेगी खाना खाओगे, नौकरी, प्रशंसा, ये सभी किस में आते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन है और कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन है। और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, दंड देना, मना करना, डांटना, मारना, ये सब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। जैसे अभी करंट में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए, कहीं ना कहीं इन्हें जो है नकारात्मक पुनर्बलन मिला, इसलिए इन्होंने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आगे पुनर्बलन की अनुसूची, एक कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची और दूसरी होती है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। अब इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, तो जो है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है सबसे बढ़िया वाला कौन सा पुनर्बलन होता है, आंशिक वाला या सतत वाला, तो किस पे लगाएंगे, आंशिक वाले पे। अगर कोई बच्चा है वो सही क्वेश्चन करता है, कहते हो आप वाह वाह शाबाश, यानी उसको हर बार क्वेश्चन के लिए शाबाशी देते हो तो उस शाबाशी का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेकिन अगर
किसी एक क्वेश्चन के लिए शाबाशी बोलते हो तो उसका वो बहुत फ़ायदा करेगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो आंशिक वाला। आगे देखते हैं। सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ करना, ये निगेटिव होता है, सतत पुनर्बलन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बेटा है, अगर ये जो है कहीं भी जाता है इसको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो मिले, जब मिलता रहता है तो कुछ करे या ना करे बराबर है। आगे आंशिक पुनर्बलन, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रिया के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ ही सवालों पर तारीफ करना। अब जैसे कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो उसमें जो बच्चा विशेष कार्य करता है उसी को पुरस्कार दिया जाता है, सबको पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ये क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन, और अच्छा जो है आंशिक पुनर्बलन ही होता है। आगे स्किलन महोदय ने बताया कि मानव दो प्रकार के व्यवहार करता है, एक प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया या इसी को प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं, और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या इसी को नैमित्तिक व्यवहार भी कहा जाता है। अब क्या होता है प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया, जैसे हंसी, खुशी, रोना, लाराना, यानी जो नेचुरल रूप से है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया कहा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय पहले उद्दीपक पर जोर देते थे, बाद में अनुक्रिया पर। यानी थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते थे, पहले उद्दीपक मिलता है बाद में अनुक्रिया होती है, लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं पहले अनुक्रिया होती है फिर उद्दीपक आता है, क्योंकि पहले चूहा मेहनत किया फिर जो उसे भोजन मिला, तो इन्होंने क्या बताया, पहले वह अनुक्रिया किया फिर भोजन। लेकिन थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा, पहले उद्दीपक होता है फिर अनुक्रिया। स्किनर महोदय ने इस बात का वही जो हमने समझाया, और स्किनर महोदय किस पर जो है जोर देते थे, तो पुनर्बलन पर जोर देते थे। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या नैमित्तिक व्यवहार, यह स्वेच्छा पर आधारित होता है, यानी मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। जैसे टहलना, बात करना, घूमना, मारना, ये अपनी मर्जी से होता है, इसमें कोई दूसरा यानी नेचुरल रूप से नहीं होता है। आगे अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक क्रमित अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स या अवरोही क्रमित अनुदेशन। अब रैखिक क्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न। स्किनर महोदय हैं, और इसका प्रतिपादन कब किए थे, 1952 ईस्वी में। इसमें क्या है, यानी बच्चों को अगर कुछ भी पढ़ाना है तो उसको कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना है, और छोटे छोटे स्टेप में तोड़कर पढ़ाना। जैसे कमल है तो क प्लस म प्लस ला, इसमें सामान्य बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें कितने पद होते हैं, तो 25 पद। तो ये चीज़ याद रखना कि रैखिक में कितने पद होते हैं, तो 25। क्वेश्चन पूछा गया है। आगे साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जनक है नॉर्मन ई काउटर, जो 1960 ईस्वी में इसको बनाए थे। इसमें समस्या का पता लगाया जाता है और उसका समाधान किया जाता है, और इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 20 होती हैं। और ये जो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए होता है। आगे मैथमेटिक्स या अवरोही क्रमित अनुदेशन, इसके जनक हैं गिलबर्ट महोदय, जो 1962 में दिए थे इस सिद्धांत को। यह सिद्धांत जो अनुक्रिया पाठ्यक्रम पर बल देता है, यानी पाठ्यक्रम पर बल देता है, यह मंदबुद्धि बालकों के लिए होता है। और इसमें पद या फ्रेम कितने होते हैं, 20 से कम होते हैं। आगे जो अनुक्रमित अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण हैं। कौन कौन से, छात्र द्वारा फ्रेम या पद को पढ़ना, दूसरा छात्र द्वारा उत्तर देना, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा फ्रेम करना, और 5वां मूल्यांकन। यानी पहले में पद को पढ़ता है,
फिर दूसरे में आंसर देता है, फिर देखा जाता है वो सही दिया या गलत दिया, फिर अगला फ्रेम देखा जाता है। यही कार्यक्रम चलता है और अंत में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। जैसे आजकल हम लोग नहीं प्रैक्टिस मारते हैं, वही चीज़ें हैं। अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो नैमित्तिक अनुबंधन। अभी हमने बताया था सब कुछ, 2018 का क्वेश्चन है। स्किनर बॉक्स प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो जो स्किनर बॉक्स ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किए थे, वही क्वेश्चन है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन की फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? अब पुनर्बलन शब्द आ गई है तो शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पंजाब टेट में पूछा गया है। आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? तो डांट डपट कर, डांटना नहीं है, दोषारोपण नहीं करना है, ये सभी नहीं, अनुबंधन द्वारा, यानी उनको समझा देना, बेटा ये देखो कितना अच्छा लड़का है, ये कभी बदमाशी नहीं करता है, तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन ये पढ़ता है, तो अनुबंध करके इसको जो है सुधारा जा सकता है। ये बिहार टेट में पूछा गया, DSSB PRT में पूछा गया। आगे, क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत किसने दिया है? तो अभी हमने पढ़ाया, स्किनर महोदय। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों में पूछा गया था। अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभी देखा था, किसने दिया है? तो स्किनर महोदय। आगे, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा। अब देखो, अनुबंधन शब्द ही अगर दिख जाएगा तो किसको लगा देना है? स्किनर महोदय को लगा देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्द ही आएगा। और अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से अपने CDP के पोर्शन को मजबूत कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।